नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिरे दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दी लेखकों को प्रधानमंत्री से मिलने की सलाह। कहा, मामले के हल के लिए दे सुझाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की लोगों से माहौल खराब करने वाले बयान नहीं देने की अपील। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के बीच जकार्ता में आज वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े समझौते। प्रत्यर्पण संधि की औपचारिकताएं भी होंगी पूरी। नेपाल के अंदरूनी मामले में दखल से भारत का इनकार। भारतीय राजदूत रंजीत रे ने कहा, नेपाल रखे भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर। मधेसी नेताओं से सरकार की बातचीत जारी। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने जीता सिंगापुर WTA टूर्नामेंट का डबल्स मुकाबला। स्पेन की जोड़ी को दी मात। साल के 9वें खिताब पर कब्जा। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में चौथे दौर का मतदान हो गया है और इस बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन तीनों नेताओं के बयान पर यह कार्रवाई की है। अब इन नेताओं को नोटिस का जवाब देना होगा। तमाम दिग्गजों को नोटिस मिला है और इस बीच बिहार में कल चौथे दौर का मतदान हुआ और चौथे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण रहा। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए करीब 58% वोट डाले गए। मतदान के दौरान युवा वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग ने नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। मुजफ्फरपुर, सीवान और गोपालगंज में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई थीं। लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मैं सोच रही थी कि कौन से पार्टी के लिए वोट देना है। सिंस मैं यहाँ पे रहती नहीं, मैं स्पेशली वोट देने के लिए बिहार आई थी। भ्रष्टाचार में सुधार होना चाहिए, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। कुछ इसी तरह का उत्साह पूर्वी पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों के मतदान केंद्रों में भी दिखाई दिया। लोग सुबह से ही घरों से निकले और अपनी पसंद के नेता की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। शिवहर जिले में भी आमूमन यही हाल देखा गया। इस चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार के वोटर और महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती नजर आई। लोग विकास के मुद्दों को तरजीह देते नजर आ रहे हैं। विकास चाहिए और विकास के नाम पर हम पीछे जा रहे हैं। सारे राज्य आगे आगे बढ़ते जा रहा है और बिहार पिछड़ा जा रहा है। हम चाहते हैं कोई बढ़िया पार्टी हो जो देश को चलाए, देश का निर्माण करे, भविष्य को देखे। हम चाहते हैं कि बिहार में विकास हो और बदलाव, पूरे बिहार में बदलाव हो और अच्छा प्रत्याशी चुन के जाए जो हमारे लिए अच्छा हो। इस दौर में करीब 3000 मतदान केंद्र नक्सल पीड़ित इलाकों में थे, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। रक्सौल में नेपाल से लगती सीमा को भी एहतियातन सील कर दिया गया था। चौथे दौर के मतदान में सूबे की 243 सीटों में से 55 सीटों पर वोट डाले गए, जिसके अंतर्गत पश्चिमी और मध्य बिहार के 7 जिले आते हैं। इस दौर में करीब 1 करोड़ 47 लाख मतदाता थे, जिन्हें 776 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना था। So in total for the average is 57.59. For last assembly election it was 54.28. पिछली बार इन सीटों पर बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर खासी कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी ने 55 में से 26 और जेडीयू ने 24 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं। महागठबंधन के खेमे से आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि जेडीयू ने 21 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों की किस्मत इस दौर में दांव पर है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 10 बजे वो पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 11:30 बजे फरबिसगंज और फिर दोपहर 1 बजे दरभंगा में रैली को संबोधित करेंगे। रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार में अब तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 5 नवंबर को है और इसके बाद
8 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के शिवराज जी से आग्रह करूंगा कि बुके देकर स्वागत करें। और 5वें दौर के लिए महागठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की आज कई जनसभाएं हैं। इन जनसभाओं में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दोनों ही नेता प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा गठबंधन के कई बड़े नेता भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और आखिरी चरण के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में अंतिम लम्हों में पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे अररिया में पहली रैली करेंगे। इसके बाद वो पूर्णिया और कटिहार में जनसभाएं करेंगे। 5वें दौर के लिए 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दरभंगा से जुड़े हैं रवीन सिंह शुरान, उनका हम रुख करेंगे। रवीन, सबसे पहले नोटिस को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी। अलग अलग पार्टियों के 3 बड़े दिग्गजों को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। चुनाव आयोग चाहता है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़े और माहौल खराब हो। लेकिन इस नोटिस के बाद अब ये देखना होगा कि इसको कितना गंभीरता से ये दिग्गज लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के नोटिस को राजनीतिक दलों की तरफ से गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये बड़ा ही जरूरी है। और इसी के लिए चुनाव आयोग जो है लगातार कोशिश भी कर रहा है, लगातार जो है नई नई गाइडलाइंस भी दे रहा है। और ये जो नोटिस अभी दिया गया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को और शरद यादव को जो कोशिश किया गया है, ये बड़ा अहम है। क्योंकि जिस तरीके से 5वें दौर का चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव प्रवेश कर गया है और धीरे धीरे पहले दौर से लेकर चौथे और 5वें दौर में अब आक्रामकता जो नेताओं की है वो बढ़ती जा रही है। और इसी बीच सांप्रदायिक सौहार्द कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जातिवाद के आधार पर कोई वोट बैंक लामबंद ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं फेयर और फ्री जो इलेक्शन होता है उस पर किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस वजह से चुनाव आयोग बहुत सख्ताई के साथ इस बार नोटिस भेजा है। और केवल 2 दिन का वक्त दिया है, 4 तारीख को 3 बजे तक इन सभी नेताओं को जवाब देना है। अगर चुनाव आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो इन नेताओं के बिहार प्रवेश से लेकर के कोई भी और रैली या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में फिलहाल चुनाव के दौरान शामिल होने पर बैन प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को इस बात का भी अधिकार है कि अगर नेताओं पर संगठन भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, देखना होगा कि अब इस नोटिस के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है। और अगर जवाब समय पर नहीं दिया गया तो जवाब के बिना कार्रवाई की जाएगी और उसके बिना फैसला लेगा आयोग। इस पर नजर जरूर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि इससे पहले 5वें दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 5वें चरण के लिए 7 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मनिहारी, बलरामपुर, धमदाहा, रुपौली, आलमनगर, सोनवर्षा और महिषी में उन्होंने रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन की जीत का दावा किया। और आइए अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के इंडोनेशिया ब्रुनोई दौरे की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशों के तहत आज भारत और इंडोनेशिया के बीच 2011 में हुई प्रत्यर्पण संधि की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और उनके समकक्ष के बीच जकार्ता में इस बारे में दस्तावेजों का आदान प्रदान होगा। साथ ही स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े समझौते होंगे। उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया ब्रुनेई की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम जकार्ता पहुंचे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति यूसुफ कल्ला के बीच आज जकार्ता में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच आयुर्वेद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बातचीत हो सकती है। लेकिन सबकी निगाहें इंडोनेशिया के साथ लंबित प्रत्यर्पण संधि लागू करने पर होंगी, जिसके जरिए बाली में कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए छोटा राजन को भारत लाया जा सकता है।
उपराष्ट्रपति ने बताया कि कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जानी है। Agreement which was signed many years ago, I think 2011, am I right? On extradition, which will now, the exchange of notes is taking place. That is a technical formality. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि छोटा राजन की गिरफ्तारी और इंडोनेशिया के साथ प्रत्यर्पण संधि का एक ही समय पर होना सिर्फ एक संयोग भर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ सहयोग को चीन के खिलाफ रणनीतिक गठजोड़ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इंडोनेशिया आसियान देशों में से भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। I don't think we should be in the business of counterbalancing. We develop our own relations on our own momentum. We don't get into this business of balancing China, not balancing China. वो जो पुरानी बात है, we don't get into that. The world of the 21st century will work on commonality of interests. कल शाम जकार्ता पहुंचने पर उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया की प्रसिद्ध लाल मस्जिद भी गए। उपराष्ट्रपति का इंडोनेशिया का दौरा 4 दिनों का है। इसके बाद वो 1 दिन के दौरे में ब्रुनेई भी जाएंगे। ये ज़रूर है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच आज 3 प्रमुख एग्रीमेंट्स पर साइन होने वाले हैं, लेकिन सबकी निगाहें प्रत्यर्पण संधि के उन दस्तावेजों के आदान प्रदान पर है जिसके जरिए छोटा राजन को भारत लाने की कोशिश तेज हो सकेगी। कैमरामैन नीलेश के साथ अमृता राय, जकार्ता से राज्यसभा टीवी के लिए। उधर छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सीबीआई के साथ दिल्ली और मुंबई पुलिस की टीमें कल इंडोनेशिया पहुंची। इंडोनेशिया में भारत के राजनयिक ने भी बाली में छोटा राजन से मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव संजीव कुमार अग्रवाल ने छोटा राजन से आधे घंटे तक मुलाकात की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पिछले रविवार से इंडोनेशिया पुलिस की हिरासत में है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बारे में इंडोनेशिया की पुलिस ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंपी थी, जिसके बाद ये मुलाकात हुई। छोटा राजन 1993 बम ब्लास्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का करीबी हुआ करता था। छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडोनेशिया और ब्रुनेई की यात्रा पर है और ये प्रत्यर्पण संधि की जो औपचारिकताएं हैं वो इस दौरे के दौरान पूरी की जानी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है आसानी होगी छोटा राजन को भारत लाने के लिए। और इस बीच उसको भारत लाने की कोशिशें भी शुरू हो गई। सीबीआई के साथ साथ पुलिस की टीमें इंडोनेशिया पहुंची हुई हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का ये दौरा इंडोनेशिया और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि, साथ ही सांस्कृतिक, आयुष और तमाम और समझौतों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अलावा कुछ और भी समझौते होने हैं। आज उनकी इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और वाम दलों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वैचारिक असहिष्णुता अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लेखकों और वैज्ञानिकों से इस मामले के हल के लिए प्रधानमंत्री को सुझाव देने की अपील की है। तो कांग्रेस ने वित्त मंत्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बयान देने का आरोप लगाया है। देश में असहिष्णुता के वातावरण को लेकर बुद्धिजीवियों के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और वामपंथी दलों की आलोचना की है। फेसबुक पोस्ट में अरुण जेटली ने लिखा कि कांग्रेस और अनेक वामपंथी विचारक और कार्यकर्ता कई दशक से बीजेपी के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी वैचारिक असहिष्णुता के सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे बयान नहीं देने की अपील की जो माहौल खराब करता हो और विकास में बाधा डालता हो। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कलाकारों और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर मामले के हल के लिए तरीके सुझाएं। इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करना, सरकार को टारगेट करना, यह हमारी समझ के परे है। लेकिन यदि ऐसा किसी को लगता है तो मैं समझता हूं कि उनके सुझाव आमंत्रित हैं। हम उनके सुझावों का स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान की आलोचना की है। क्या वजह है कि आम जनता से लेकर राष्ट्रपति तक कि सभी लोग जो है इस देश में बढ़ते हुए असहनशीलता, असहिष्णुता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और जेटली जी और इन सब लोग को ये सब बातें नहीं दिखाई दे रही है।
बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसी हफ्ते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से सरकार को कठोर कदम उठाने की सलाह देने की गुजारिश करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन तक एक रैली निकाले जाने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर इन्फोसिस संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के बाद कई दूसरे उद्योगपतियों और कारोबारियों ने भी बढ़ती असहिष्णुता पर चिंता जाहिर की है। उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ और अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसे मामलों पर ठोस कदम उठाने की अपील की है। नारायण मूर्ति ने कहा था कि सरकार को अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना वापस लानी चाहिए। इससे पहले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सहिष्णुता और आपसी सम्मान को जरूरी बता चुके हैं। और हम एक बार फिर से रुक करते हैं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के इंडोनेशिया ब्रुनेई के दौरे को लेकर। जकार्ता में इस समय उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, तमाम अहम समझौते होने हैं और इस समय जकार्ता में हमारे साथ मौजूद हमारी वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय, उनका रुख करेंगे। अमृता, उपराष्ट्रपति की इंडोनेशिया यात्रा की अहमियत को कैसा समझा जाए, खासतौर से प्रत्यर्पण संधि को लेकर जिसकी महज तकनीकी औपचारिकता पूरी होनी है? जी, प्रत्यर्पण संधि की औपचारिकता ही पूरी करने की बात कही जा सकती है, क्योंकि 2011 में भारत और इंडोनेशिया की प्रत्यर्पण संधि तो हुई, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल चीजें थी जो रह गई थी और उसी से संबंधित दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद ये माना जा रहा है कि छोटा राजन को भारत लाने की जो कोशिश है वो आसान हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा 2-3 और समझौते हैं और वो कुछ ही देर में उसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर होने वाला है। उसमें महत्वपूर्ण समझौता आयुष मिनिस्ट्री और यहाँ पर बाली उद्यान यूनिवर्सिटी के बीच आयुर्वेद के संबंध में जो मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम है उससे संबंधित समझौता है। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से संबंधित समझौता है और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित समझौता भी होने वाला है। लेकिन हाँ, भारत में सबकी निगाहें प्रत्यर्पण संधि को लेकर जरूर है, जो इसकी औपचारिकता यहाँ पर पूरी होने जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद छोटा राजन को यहाँ से वापस ले जाना आसान होगा। 2011 में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 16 समझौते हुए थे उसी दौरान हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल औपचारिकताएं थी जो रह गई थी, उसको पूरा करने के बाद छोटा राजन को यहाँ से जाना आसान होगा। हाँ, यानी अमृता, आप बता रहे प्रत्यर्पण संधि को लेकर तो ये दौरा मील का पत्थर साबित होने ही वाला है और इसके बाद छोटा राजन को लाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम आसियान देशों के साथ समझौते की बात करें और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपसी समझौता हर देश के साथ कैसे रखना है, ये किसी दूसरे देश के रणनीति पर निर्भर नहीं करेगा, भारत अपने हिसाब से रिश्ते आगे बढ़ाएगा और खासतौर से आसियान देश और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत ये दौरा कितना अहम है? भारत और इंडोनेशिया का जो संबंध है वो आज का नहीं है, काफी पुराना संबंध रहा है और भारत और इंडोनेशिया के बीच $20 बिलियन का अभी व्यापार अब हो रहा है। एक महत्वपूर्ण देश है व्यापार के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और कई तरह के और समझौतों में भी भारत की दिलचस्पी हो सकती है, खासतौर पे जो डिफेंस से संबंधित समझौते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत एक चाहता है और आसियान देश में भी सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है इंडोनेशिया, तो उससे संबंधित भी निटिग्रिटीज हैं, उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दौरा काफ़ी अहम है, प्रत्यर्पण संधि के साथ साथ तमाम रणनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को लेकर भी, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हम आगे की खबरों का रुख करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी के 3 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि फरीदकोट में हुए 3 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब में पुलिस फायरिंग में कुछ सिखों के मारे जाने के बाद से वहां विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। संत समाज, दमदमी टकसाल जैसे संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। पंजाब में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे बाहरी तत्वों की साजिश की आशंका के मद्देनजर भी जांच सीबीआई को देने का फैसला किया गया है।
दुनिया के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाले देशों की सूची में भारत एक पायदान का सुधार करते हुए अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। मूल्यवान राष्ट्रों के ब्रांड का अध्ययन करने वाली संस्था ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट में यह सूची जारी की गई है। सूची में दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत के ब्रांड मूल्य में सबसे ज्यादा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर यानी 32% का इजाफा हुआ है। इसके मुताबिक ब्रिक्स देशों में भारत एकमात्र देश है जिसके ब्रांड मूल्य में इजाफा हुआ है, जबकि ब्रिक्स के अन्य देश ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक एक पायदान नीचे गए हैं। इस सूची में 19 अरब 70 करोड़ डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है, वहीं चीन दूसरे और जर्मनी तीसरे स्थान पर है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने जीता सिंगापुर ओपन खिताब। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि से रविवार को पहली बार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। ये मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। कोलकाता श्रेणी के दूसरे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने नौसेना अभ्यास के दौरान इस आधुनिक मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और प्रबंध निदेशक सुधीर मिश्रा ने कहा कि मिसाइल के इस परीक्षण के बाद आईएनएस कोच्चि और भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ जाएगी। आईएनएस कोच्चि को 30 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। भारत ने साफ किया है कि वो नेपाल के लिए संविधान का कोई मॉडल सुझाने या दखलंदाजी का पक्षधर नहीं है। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने कहा कि भारत की चिंता नेपाल में जारी मधेसी आंदोलन और उससे उपजी हिंसा पर है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। रंजीत रे ने कहा कि 60 से 70 सालों के लंबे इंतजार के बाद नेपाल को नया संविधान मिला है और भारत इस बारे में किसी भी तरह की सलाह देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने साफ किया कि इस नए संविधान से भारत को कोई आपत्ति नहीं है। रंजीत रे ने कहा कि नेपाल के भीतर कई तत्व भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे दोनों देशों को नुकसान होगा। दरअसल नेपाल में नए संविधान लागू होने के बाद से विरोध हो रहा है और पिछले 2.5 महीनों से मधेसियों का आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते वहां जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है। इस बीच नेपाल के उपराष्ट्रपति कमल थापा ने कहा है कि मधेसियों से बातचीत सही दिशा में चल रही है। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तुर्की की सत्ताधारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी एकेपी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। एकेपी को करीब 49.4% वोट हासिल हुए, जबकि मुख्य विपक्षी दल सीएचपी को 25.4% वोट मिले। प्रधानमंत्री अहमद दावुतोगलू ने चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र की जीत कहा है। उम्मीद से बड़ी जीत का जश्न एकेपी के मुख्यालय और दूसरी जगहों पर नजर आ रहा है। तुर्की में 5 महीनों में दूसरी बार चुनाव हुए हैं। जून में हुए चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम होने के बाद राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिला तो स्थिर सरकार बनाएंगे। 5 महीने में ही दूसरी बार चुनाव कराकर एकेपी ने बड़ा दांव खेला था, लेकिन फैसला उनके हक में रहा। तुर्की में कुर्द और इस्लामी लड़ाकों के हमलों के बीच सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकियों ने एक होटल पर आत्मघाती हमला किया। इसमें 15 लोग मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक बंदूकधारी विस्फोटकों से भरे एक वाहन में धमाका करने के बाद होटल सहाफी के परिसर में घुसे और फिर इमारत में दाखिल हो गए। यह होटल सोमालिया के सांसदों और अधिकारियों के बीच बेहद लोकप्रिय है और शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में है। आतंकी संगठन अल शबाब ने इस हमले को अंजाम देने का दावा किया है। अफ्रीकी संघ की सेना और सरकारी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने दोबारा होटल को कब्जे में ले लिया है और हमला ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही आतंकियों और अफ्रीकी संघ की सेना के बीच हुई झड़पों में
50 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। रूस के एक जांचकर्ता ने कहा है कि मिस्र में रूस का दुर्घटनाग्रस्त विमान हवा में ही टूट गया था। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन कमेटी के वरिष्ठ अधिकारी विक्टर सोरोचेंको ने कहा कि विमान के टुकड़े हवा में ही लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में बिखर गए थे। हालांकि उन्होंने माना कि फिलहाल विमान हादसे की वजहों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। शनिवार को मिस्र के सिनई प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 217 रूसी पर्यटक थे और चालक दल के 7 सदस्य थे। रूस में कल राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था। इस दौरान लोगों ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं रूस ने दुर्घटना स्थल का सैटेलाइट इमेज भी जारी किया। खेल की दुनिया से अहम खबर, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी की जीत का सिलसिला जारी है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने कल सिंगापुर में WTA फाइनल्स टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा और कार्ला सुआरेज नवारो की जोड़ी को 6-0, 6-3 से हरा दिया। इस साल सानिया और हिंगिस की जोड़ी का यह 9वां खिताब है। इससे पहले उन्होंने इंडियन वेल्स, मियामी, चार्ल्सटन, विंबलडन, US ओपन, गुआंगझू, वुहान और बीजिंग में खिताब जीते थे। मार्च से सानिया और हिंगिस ने 10 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई, जिनमें उन्हें सिर्फ रोम ओपन में हार का सामना करना पड़ा था। सानिया और हिंगिस ने 2015 के सर्वश्रेष्ठ युगल 3 चुने जाने के 48 घंटे बाद महिला युगल में अपनी बादशाहत कायम रखी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में घिरे दिग्गज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग का नोटिस। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दी लेखकों को प्रधानमंत्री से मिलने की सलाह, मामले के हल के लिए दे सुझाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की लोगों से माहौल खराब करने वाले बयान नहीं देने की अपील। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के बीच जकार्ता में आज वार्ता। दोनों देशों के बीच होंगे स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान से जुड़े समझौते। प्रत्यर्पण संधि की औपचारिकताएं भी होंगी पूरी। नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल से भारत का इनकार। भारतीय राजदूत रंजीत रे ने कहा, नेपाल रखे भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर। मधेसी नेताओं से सरकार की बातचीत जारी। और सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने जीता सिंगापुर WTA टूर्नामेंट का डबल्स मुकाबला। स्पेन की जोड़ी को दी मात। साल के 9वें खिताब पर कब्जा।